साल 1888 में उस राज के सामने आने से बहुत पहले से ही व्हाइट चैपल की गलियां खतरनाक थीं। गरीबी, बड़े पैमाने पर फैली शराब की लत, झगड़े, गंदी जगहों में सोती औरतें और अंधेरी गलियां। ये ऐसी जगह थी जहां पुलिस भी हालात संभाल नहीं पा रही थी। फिर एक बिल्कुल आम सी रात के बीच एक औरत की लाश मिली, जिसके बाद एक और फिर एक और। हर नई लाश मिलने के साथ घाव पहले से ज़्यादा बेरहम होते गए। लाशों को ज़्यादातर खुली जगहों में छोड़ा जाने लगा और हत्यारे का हौसला बढ़ता गया। प्रेस में सनसनी मच गई, पुलिस समय के खिलाफ दौड़ने लगी और जल्द ही पूरे लंदन को यकीन हो गया कि कोई दरिंदा उनके बीच घूम रहा है। लेकिन ये कहानी का सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे बुरी बात ये थी कि ये आदमी प्रेस को चिट्ठियाँ लिखता और कोरियर के जरिए इंसानी शरीर के अंग भेजता। उसने जो अफरा तफरी मचाई थी, उसके अलावा वो बेहद बेखौफ भी था। जहाँ तक उसकी पहचान की बात है, हो सकता है पुलिस ने उससे पूछताछ की हो और बिना किसी शक के उसे छोड़ दिया हो, या शायद वो अपना क्राइम कबूल किए बिना किसी मेंटल हॉस्पिटल में बंद खामोशी से मर गया हो। सालों तक लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें और अंदाजे लगाते रहे। कोई उसे कसाई समझता था, कोई नाई, कोई डॉक्टर, कोई उसे किसी अमीर खानदान का आदमी मानता था, तो कोई प्रवासी, और कुछ लोग तो उसे भूत तक मानते थे। सच तो ये है कि आज तक कोई भी इस आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जैक द रिपर कौन था। दोस्तों, इंसानी इतिहास के एक और डरावने किस्से में आपका स्वागत है। इस बार हम एक बेहद पेचीदा मामले की बात कर रहे हैं, जिसकी सालों से कई किताबों और रिसर्च में जांच की गई है। घटना की जांच कई अलग अलग दिशाओं में हुई, लेकिन ज़्यादातर थ्योरीज किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाईं। ये कहानी अब तक की हमारी सबसे मुश्किल रिसर्च में से एक है। हमने क्राइम से जुड़ी बुक्स और मौजूदा जानकारी को एक्स-FBI एजेंट जॉन डगलस की गहरी और बारीकी से की गई छानबीन के साथ मिलाकर समझने की कोशिश की है। इससे हम इस पूरी कहानी को आसान और सिलसिलेवार तरीके से समझ सकते हैं, जो इतिहास के सबसे फेमस सीरियल किलर जैक द रिपर के बारे में बेहद मुश्किल काम है। जैक द रिपर के पेचीदा मामले में गहराई से जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि मैरी जेन केली कौन थी। मैरी इस केस की सबसे पॉपुलर विक्टिम में से एक है और उसे उन 5 महिलाओं में आखिरी माना जाता है जिनका सीधा कनेक्शन किलर से जोड़ा जाता है। उसकी मौत कैनोनिकल हत्याओं में सबसे ज़्यादा बेरहम थी। कैनोनिकल पीड़िताओं से मेरा मतलब उन महिलाओं से है जिनके बारे में ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उनकी हत्या जैक ने की थी। मैरी जेन केली आयरिश थी, हालांकि उसकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ आज भी पता नहीं है। उसके बारे में ज़्यादातर जानकारी या तो खुद मैरी से मिली थी या फिर उसके करीबी लोगों से। कहा जाता है कि कम उम्र में ही वो अपने परिवार के साथ वेल्स चली गई थी, जहां उसने डेविस नाम के एक आदमी से शादी की। एक खदान में हुए विस्फोट में पति की मौत के बाद मैरी ने लंदन जाने से पहले कुछ समय कार्डिफ में बिताया। वहां उसने कई जगहों पर काम किया, लेकिन बाद में जिंदा रहने के लिए उसे प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ा। कुछ वक्त तक उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर रही। उसने मैरी जेनेट नाम का इस्तेमाल किया और बताया जाता है कि उसने पेरिस में भी कुछ वक्त बिताया था, लेकिन ये अच्छा वक्त ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। कुछ ही सालों में मैरी दोबारा लंदन के सबसे गरीब इलाकों में लौट आई, जहां उसे शराब की लत लग चुकी थी और जिंदा रहने के लिए उसे टेम्परेरी रिलेशनशिप्स का सहारा लेना पड़ा। साल 1886 में उसकी मुलाकात बिलिंग्सगेट मार्केट में मछलियां ढोने का काम करने वाले जोसेफ बार्नेट से हुई। दोनों साथ रहने लगे और कई घर बदलने के बाद स्पिटल फील्ड्स में डोरसेट स्ट्रीट के पास मौजूद 13 मिलर्स कोर्ट में आकर बस गए। ये लंदन के सबसे गरीब इलाकों में से एक था और डोरसेट स्ट्रीट को शहर के सबसे खराब इलाकों में गिना जाता था। मैरी का कमरा बहुत साधारण सा था। एक बेड, टेबल, एक कुर्सी, एक अंगीठी और टूटी हुई खिड़कियां। झगड़े या नशे की हालत में हुई किसी घटना के दौरान खिड़की का एक शीशा टूट गया था, जिसे ठंड रोकने के लिए कपड़ों से ढक दिया गया था। पड़ोसियों का कहना था कि होश में मैरी शांत रहती थी, लेकिन शराब पीने के बाद बहुत शोर करती थी। वो सुबह सुबह आयरिश गाने गाती थी और इसी वजह से उसे वो नाम मिला जिससे बाद में उसे याद किया गया, डार्क मैरी। जुलाई 1888 में जोसेफ बार्नेट की नौकरी चली गई। पैसे न होने की वजह से मैरी को दोबारा प्रोस्टिट्यूशन में उतरना पड़ा। उसने दूसरी महिलाओं को भी अपने घर में रहने की जगह देनी शुरू कर दी ताकि वे ठंड से बच सकें। ये बात जोसेफ को परेशान करती थी और इसी वजह से उनका रिश्ता खत्म होने लगा। अलग होने के बाद भी वो मैरी से मिलने आता रहा और जब भी मुमकिन होता उसे पैसे देता था।
बताया जाता है कि अपनी मौत से कुछ महीने पहले मेरी ने बार्नेट से अखबारों की खबरें पढ़कर सुनाने के लिए कहा था। उनमें व्हाइट चैपल की सड़कों पर महिलाओं पर हो रहे लगातार हमलों का जिक्र था। ऐसा लगता है कि मेरी को पहले ही पता था कि कोई उसके जैसी महिलाओं का शिकार कर रहा है। तब तक उसकी जिंदगी डॉर्सेट स्ट्रीट के पास मौजूद एक गरीब से कमरे तक सिमट चुकी थी, जिसके चारों तरफ शराब, गरीबी और डर का साया था। मेरी जनी केली अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वही कमरा जैक द रिपर से जोड़ी जाने वाली सबसे भयानक घटना की जगह बनने वाला था। लेकिन इससे पहले हमें हत्यारे के पूरे रास्ते को समझना होगा और उन सबूतों की जांच करनी होगी जो वो पीछे छोड़ता गया, बिल्कुल शुरुआत से। 3 अप्रैल 1888 की रात के करीब 1:30 बजे एम्मा एलिजाबेथ स्मिथ नाम की एक औरत का व्हाइट चैपल रोड पर गुंडों का एक ग्रुप पीछा करने लगा। एम्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे वेंटवर्थ स्ट्रीट और ब्रिक लेन के मोड़ पर पकड़ लिया, जहां उन्होंने उसे लूटा और बुरी तरह पीटा। हमले के बाद वो किसी तरह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हुई और जॉर्ज स्ट्रीट के उस लॉजिंग हाउस में लौट गई जहां वो रुकी हुई थी। सुबह करीब 5 बजे वहां की एक मैनेजर मेरी रसल और उसी जगह रहने वाली एनी ली ने उसे देखा, जिसके बाद वे उसे लंदन हॉस्पिटल ले गईं। वहां एम्मा ने हमले के बारे में बताया और कहा कि उस पर हमला करने वालों में से एक की उम्र बहुत कम थी। दुर्भाग्य से अगली सुबह 9 बजे चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस को उसकी मौत के 1 दिन बाद तक इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद व्हाइट चैपल में मर्डर के नाम से एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पुलिस कोई ठोस जानकारी जुटाने में नाकाम रही, क्योंकि उनके पास सिर्फ एम्मा के करीबियों और उसकी मौत तक उसके साथ रहे लोगों के बयान थे। इतने कम सबूतों के कारण आखिरकार ये मामला बंद कर दिया गया। लोकल कोरोनर वैन बैक्स्टर ने कहा कि इससे ज्यादा बेरहम और कायराना हमले की कल्पना करना भी मुश्किल है। मामला लंदन की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने इसे प्लान मर्डर करार दिया। इस मामले की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसी की वजह से वो जांच शुरू हुई, जिसमें आगे चलकर जैक द रिपर से जुड़े सभी मामले शामिल किए गए। दूसरे शब्दों में, इस हमले में उसके शामिल होने की संभावना बहुत कम है। अब हम पहुंचते हैं 7 अगस्त 1888 की सुबह पर, जब जॉन रीव्स ने खून के एक बड़े तालाब में पीठ के बल पड़ी एक औरत की लाश देखी। लाश जॉर्ज यार्ड के एक अपार्टमेंट एरिया में मिली थी। डॉक्टर टिमोथी किलीन ने औरत की जांच की और मौके पर ही उसे मुर्दा घोषित कर दिया। बाद में उसकी पहचान 39 साल की मार्था टैब्रम के रूप में हुई। कोरोनर के मुताबिक उस पर करीब 39 बार चाकू से वार किया गया था, जिनमें से ज्यादातर वार उसकी छाती पर थे। अजीब बात यह थी कि उसने बताया कि मार्था की हत्या शायद 2 अलग अलग चाकुओं से की गई थी। एक पतला और नुकीला था, जबकि दूसरा कम से कम 15 सेंटीमीटर लंबा था। जांच किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंची और आखिरकार यह मामला इस फैसले के साथ बंद कर दिया गया कि हत्या एक या एक से ज्यादा अज्ञात लोगों ने जानबूझकर की थी। इसी महीने के आखिर में एक तांगे वाला चार्ल्स क्रॉस अस्तबल की तरफ जा रहा था, जब उसने एंट्रेंस के सामने एक औरत की लाश देखी। उस समय सुबह के करीब 3:45 हुए थे और जल्द ही उसे समझ आ गया कि उस औरत का गला बेरहमी से काटा गया था। यह मामला लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जे डिवीजन को सौंपा गया, लेकिन जांच में बहुत कम प्रोग्रेस हुई। कोरोनर ने बताया कि औरत का गला 2 बार काटा गया था और किसी धारदार चीज से उसका पेट चीर दिया गया था। उसके पेट के दाहिने हिस्से पर कई गहरे छेद जैसे घाव भी मिले थे। आखिरकार उसकी पहचान 43 साल की मैरी एन निकल्स के रूप में हुई। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस हमले को एक लोकल ग्रुप से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन द स्टार नामक अखबार ने एक आर्टिकल छापा जिसमें दावा किया गया कि एम्मा एलिजाबेथ स्मिथ और मार्था टैब्रम पर हुए हमलों के पीछे एक ही हत्यारा था। इस संभावित कनेक्शन के बाद इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन, हेनरी मूर और वॉल्टर एंड्रूज को लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस हेडक्वार्टर से बुलाया गया। शुरुआत में कोरोनर इन क्राइम्स को आपस में जोड़ने के खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि इनमें अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए गए थे। कई थ्योरीज और अटकलों के बावजूद ये मामला 8 सितंबर 1888 तक वहीं अटका रहा, जब 47 साल की एनी चैपमैन का शव
व्हाइट चैपल की हैनबरी स्ट्रीट पर एक घर के पीछे मिला। चैपमैन एक सेक्स वर्कर थी जो डॉर्सेट स्ट्रीट पर रहती थी। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि पिछली रात करीब 11:30 बजे उसे डॉर्सेट स्ट्रीट पर चलते हुए देखा गया था। उसका बुरी तरह क्षत-विक्षत शव जॉन डेविस ने देखा, जो दौड़कर ब्लैक स्वॉन पब के बाहर खड़े 2 आदमियों के पास गया और चिल्लाया, दोस्तों इधर आओ, लगता है किसी औरत की हत्या हुई है। इस हंगामे ने एच डिवीजन के इंस्पेक्टर चैंडलर का ध्यान खींचा, जो शव मिलने की खबर आने के वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। घटनास्थल पर सर्जन बैक्स्टर फिलिप्स ने अनुमान निकाला कि चैपमैन को बेरहमी से क्षत-विक्षत करने से पहले उसका गला घूंटा गया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसका गला काटा गया था और उसकी आंतें शरीर से बाहर खींच दी गई थीं। उसके पेट का एक हिस्सा काटकर उसके दाहिने कंधे के ऊपर रखा गया था। उसके पेट और प्राइवेट एरिया का एक और हिस्सा उसके बाएं कंधे के ऊपर रखा गया था। उसका गर्भाशय, योनि, मूत्राशय और नाभि भी गायब थे। शरीर के पिछले हिस्से के पास लेदर के एप्रन का एक टुकड़ा मिला था। इस सुराग ने इन्वेस्टिगेटर्स को जॉन पाइजर तक पहुंचाया, जिसे लोकल लोग लेदर एप्रन के नाम से जानते थे। लेकिन उसका अलिबी इतना मजबूत था कि उसे सस्पेक्ट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। एलिजाबेथ लॉन्ग नाम की एक गवाह ने कहा कि उसने एनी को एक ऐसे आदमी से बात करते देखा था जिसकी उम्र करीब 40 साल लग रही थी। उसने डार्क कलर का कोट और टोपी पहन रखी थी और वो अच्छे कपड़ों में दिख रहा था। लॉन्ग को यह भी लगा कि वो यहूदी था। उस समय व्हाइट चैपल में बड़ी तादाद में यहूदी आबादी रहती थी, इसलिए सस्पेक्ट की पहचान करना मुश्किल था। बैक्स्टर फिलिप्स का मानना था कि हत्यारे को चाकू इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस हो सकता है। एक दूसरे गवाह एल्बर्ट कड़ोश ने कहा कि उसने बैकयार्ड से किसी झड़प जैसी आवाज़ें सुनी थीं। जब यह खबर व्हाइट चैपल पार्लियामेंट तक पहुंची कि हत्यारा यहूदी हो सकता है, तो बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी दौरान पुलिस की जांच को लेकर बढ़ती नाराजगी के कारण लोगों ने व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी बनाई। जॉर्ज लस्क के लीडरशिप वाली इस कमेटी ने ऐसी जानकारी देने वाले के लिए बड़ी इनामी राशि रखी जिससे हत्यारे की गिरफ्तारी हो सके। कमेटी ने पर्सनल इन्वेस्टिगेटर्स को भी काम पर रखा, लेकिन उन्हें कोई काम का सबूत या सुराग नहीं मिला। तब तक पुलिस की जांच बिखर चुकी थी, क्योंकि इसके चीफ इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट एंडरसन मेडिकल लीव पर चले गए थे। चीफ कमिश्नर चार्ल्स वॉरेन ने जवाब में चीफ इंस्पेक्टर डोनाल्ड स्वॉनसन को मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का तालमेल संभालने के लिए नियुक्त किया। नए लीडरशिप के आने के बाद जल्द ही कुछ नतीजे सामने आने लगे। करीब 11 दिन बाद चार्ल्स लुडविग को इन हत्याओं में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों को लगा कि आखिरकार हत्यारा पकड़ा गया है, लेकिन एक घटना सब कुछ बदलने वाली थी। 27 सितंबर 1888 को सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को डियर बॉस नाम की एक चिट्ठी मिली। उसे लिखने वाले ने हाल ही में हुई हत्याओं की जिम्मेदारी ली और आखिर में एक ऐसे नाम से साइन किया जो जल्द ही बदनाम होने वाला था, जैक द रिपर। हम पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका सबसे यादगार हिस्सा आगे है। अगला काम जो मैं करूंगा उसमें उस औरत के कान काट दूंगा और मजे के लिए पुलिस वालों को भेज दूंगा। कैसा रहेगा? इस चिट्ठी को तब तक रोक कर रखना जब तक मैं थोड़ा और काम न कर लूं, फिर इसे तुरंत जारी कर देना। मेरे चाकू की धार बहुत तेज है। मौका मिला तो मैं तुरंत काम पर लगना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट, योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। तभी उस कथित हत्यारे ने खुद को जैक द रिपर नाम दिया, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए लंदन के क्राइम हिस्ट्री पर दाग बनकर रह गया। और हालात को और भी बुरा बनाते हुए जैक ने अपना वादा पूरा किया। 30 सितंबर 1888 की रात 1 बजे 44 साल की सेक्स वर्कर एलिजाबेथ स्ट्राइट का शव व्हाइट चैपल की उस सड़क पर मिला जिसे आज हेनरिक्स स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। उसका गला बेहद बेरहमी से काटा गया था। उसका शव लुई नाम के एक आदमी ने देखा था, जिसने आंगन में घुसते समय आवाज़ की थी। जानकारी के मुताबिक हो सकता है उसके आने से हत्यारे का काम बीच में रुक गया हो। शायद यही वजह थी कि उसने एलिजाबेथ का गला काटने के अलावा उसके साथ और कुछ नहीं किया। लेकिन करीब 45 मिनट बाद ही
46 साल की कैथरीन एडवोज का शव लंदन के मीटर स्क्वायर के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में मिला। दोनों जगहों के बीच की दूरी को देखते हुए हत्यारे को एलिजाबेथ पर हमला करने वाली जगह से निकलकर कैथरीन से मिलने में करीब 15 मिनट लगे होंगे। कैथरीन के चेहरे के बड़े हिस्से को बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था और उसकी आंतों को उसके दाएं कंधे के ऊपर रख दिया गया था। उसकी एक किडनी और गर्भाशय को पूरी तरह निकाल लिया गया था। अगले कुछ दिनों में कई एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्यारे को इंसानी शरीर की बनावट की सामान्य जानकारी जरूर थी, लेकिन पोस्टमार्टम में मौजूद सर्जन जॉर्ज विलियम सेकेरा और डॉक्टर विलियम सेडविक सैंडर्स इससे सहमत नहीं थे। तब तक दोनों हमले लंदन के दूसरे हिस्से में हो चुके थे, जिसकी वजह से ये मामला एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर के जुरिस्डिक्शन में चला गया था। बाद में माना गया कि यही उन वजहों से एक थी जिसके चलते हत्यारे की गतिविधियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां जुटाने में काफी कंफ्यूजन और उलझन पैदा हुई। कुछ घंटों बाद अपराध वाली जगह से करीब 500 मीटर दूर एक दीवार पर चौक से लिखा हुआ एक मैसेज मिला। जुब्स वे लोग हैं जिन्हें किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यह मैसेज साफ तौर पर यहूदियों को गुनाह से बचाने के इरादे से लिखा गया था। इसे तुरंत मिटा दिया गया क्योंकि डर था कि यह यहूदी विरोधी प्रदर्शनों को भड़का सकता है। इस मामले का सबसे अहम गवाह जोसेफ लवेंडे था। उसने बताया कि उसने कैथरीन को करीब 30 साल के एक आदमी के साथ देखा था, जिसने आगे निकली हुई टोपी पहन रखी थी और जिसकी पतली मूछें थीं। उसका बताया हुआ हुलिया एक दूसरे गवाह के बयान से भी मेल खाता था, जिसने उसी आदमी को पीड़िता के साथ चलते देखा था। सुरागों, गवाहों के बयानों और चल रही जांच के बावजूद व्हाइट चैपल के लोग किसी ठोस प्रगति के न होने पर लगातार आलोचना करते रहे। बढ़ते दबाव के बाद ऐसी जानकारी देने वाले के लिए 59,000 पाउंड का इनाम घोषित किया गया, जिससे संदिग्ध का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने खोजी कुत्तों का इस्तेमाल भी शुरू किया, लेकिन शहर में अलग अलग गंधों की भरमार होने के कारण ये कोशिश नाकाम रही। ये डर भी था कि लोकल क्रिमिनल्स उन जानवरों को जहर दे सकते हैं। इस रुकी हुई जांच के बीच अधिकारियों को जैक के नाम से भेजा गया एक और मैसेज मिला। 1 अक्टूबर को सेंट्रल न्यूज एजेंसी को सॉसी जैकी के नाम से जाना जाने वाला पोस्ट कार्ड मिला। उसमें लिखा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था मेरे प्यारे पुराने बॉस, जब मैंने तुम्हें खबर दी थी। कल तुम्हें सॉसी जैकी के काम के बारे में सुनने को मिलेगा। इस बार 2 इंसिडेंट्स। पहली वाली थोड़ी चीखी थी, इसलिए काम तुरंत पूरा नहीं कर पाया। पुलिस के लिए कान निकालने का समय नहीं मिला। पिछली चिट्ठी को तब तक रोक कर रखने के लिए धन्यवाद जब तक मैंने दोबारा काम नहीं कर लिया। जैक द रिपर। कानों का यह जिक्र इसलिए लोगों की नज़र में आया क्योंकि पिछली चिट्ठी के लेखक ने पुलिस को किसी पीड़िता का कान भेजने का वादा किया था। कैथरीन एडवोज की हत्या के दौरान उसके बाएं कान की लौ का एक हिस्सा काट दिया गया था। इसके बावजूद आज भी इस पोस्ट कार्ड की असलियत पर विवाद है। पोस्ट कार्ड पर 1 अक्टूबर की मोहर लगी थी, यानी एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडवोज की हत्याओं के कुछ ही घंटे बाद। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इतना कम वक्त होने की वजह से इसके असली होने की संभावना मजबूत होती है। दूसरे लोगों का तर्क है कि किसी पत्रकार या नकल करने वाले व्यक्ति को क्राइम की शुरुआती जानकारी उनके डिटेल में पब्लिश होने से पहले ही मिल गई होगी। हम वीडियो के एंड में इस टॉपिक पर दोबारा लौटेंगे। फिलहाल मामले को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के नए हेडक्वार्टर के लिए बनाई जा रही इमारतों में से एक के बेसमेंट में एक महिला का धर मिला। अखबारों ने इसे जैक द रिपर के नाम से पहचाने जाने वाले आदमी की खुली बेइज्जती और चुनौती के रूप में देखा। आज इस मामले को व्हाइट हॉल मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसे कभी ऑफिशियली जैक के क्राइम से नहीं जोड़ा गया, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि दोनों घटनाओं के बीच कनेक्शन था। जांच के इस मोड़ पर रॉबर्ट एंडरसन छुट्टी से लौट आए और उन्होंने दोबारा इस मामले की कमान संभाल ली। फिर 16 अक्टूबर को व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के चीफ जॉर्ज लस्क को फ्रॉम हेल टाइटल वाली एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, फ्रॉम हेल मिस्टर लस्क सर, मैं आपको उस औरत से निकाली गई किडनी का आधा हिस्सा भेज रहा हूं। इसे आपके लिए संभाल कर रखा था। दूसरा हिस्सा मैंने तल कर खा लिया। वो बहुत टेस्टी था। जिस खूनी चाकू से मैंने इसे निकाला था वो भी आपको भेज सकता हूं, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। नोट, पकड़ सको तो पकड़ लो मिस्टर लस्क। इसकी लिखावट पहली 2 चिट्ठियों से अलग थी, लेकिन इसमें लिखा मैसेज कहीं ज्यादा भयानक था। चिट्ठी के साथ संभाल कर रखा गया एक इंसानी गुर्दा भी भेजा गया था।
शुरुआत में इसने मामले को और भी परेशान करने वाला बना दिया। अलग लिखावट से ऐसा लग रहा था कि या तो दो हत्यारे थे या फिर हो सकता है कि असली हत्यारे के साथ कोई नकल करने वाला भी एक्टिव था। आज इस चिट्ठी को असली जैक द रिपर द्वारा लिखे जाने की संभावना ज्यादा मानी जाती है। इसकी कमज़ोर ग्रामर, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स और स्याही के धब्बे बताते थे कि इसे लिखने वाले को अपनी बात लिखकर समझाने में दिक्कत होती थी। उसी अक्टूबर में बाद में एंडरसन ने पुलिस सर्जन थॉमस बॉन्ड से पीड़िताओं के शरीर पर की गई विकृति की जांच करने और हत्यारे के बारे में अपनी राय देने को कहा। बिना ये जाने बॉन्ड ने वो तैयार कर दिया जिसे आज इतिहास के शुरुआती क्रिमिनल प्रोफाइलों में से एक माना जाता है। रिपोर्टों और अपराध सीन्स को रिव्यू करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला। इसमें कोई शक नहीं है कि पांचों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की थी। पहले 4 मामलों में ऐसा लगता है कि गला बाईं तरफ से दाईं तरफ काटा गया था। आखिरी मामले में शरीर को इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत किया गया कि जानलेवा वार किस दिशा में किया गया था यह तय करना मुश्किल है। हालांकि दीवार पर उस जगह के पास धमनी का खून बिखरा मिला जहां सबसे ज्यादा संभावना थी कि पीड़िता का सिर रखा हुआ था। हत्याओं से जुड़ी सभी परिस्थितियां इस निष्कर्ष तक ले जाती हैं कि हत्या के समय महिलाएं लेटी हुई थीं और हर मामले में सबसे पहले उनका गला काटा गया था। इसके बाद बॉन्ड ने हत्यारे को एक ऐसे अकेले आदमी के रूप में बताया जिसे समय समय पर क्रूरता और यौन विकृति के दौरे पड़ते थे। उस समय के हिसाब से बेहद आगे की सोच वाला निष्कर्ष देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किलर दिमागी बीमारी से जूझ रहा था। बॉन्ड ने यह भी नोट किया कि पीड़िताओं के साथ सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया था। इसके बजाय उनके प्राइवेट पार्ट्स को क्षत विक्षत किया गया और उनके शवों को यौन रूप से अपमानजनक स्थितियों में छोड़ा गया ताकि चोटें साफ दिखाई दें। दूसरे एक्सपर्ट्स ने उनके इस स्पष्टीकरण से असहमति जताई और कहा कि जैक द रिपर को इन हमलों से कोई सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिलता था। आज FBI की रिसर्च से पता चलता है कि लगभग सभी हिंसक अपराधी सेक्सुअल प्लेजर की चाह से प्रेरित होते हैं और शायद जैक भी इससे अलग नहीं था। लेकिन उस समय इसी थियरी के कारण पुलिस ने करीब 76 कसाईयों से पूछताछ की थी। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया ने भी अपनी राय दी थी। उनका मानना था कि हत्यारा कोई कसाई हो सकता है या फिर मवेशियों को ढोने वाले किसी जहाज का वर्कर। व्हाइट चैपल लंदन डॉक्स के पास था जहां जहाज लगातार आते जाते रहते थे। पुलिस ने इस संभावना की जांच की लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अक्टूबर के आखिर तक 2000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी, 300 लोगों की जांच हुई थी और 80 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जिस माहौल में ये खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था वो अपने आप में बेहद भयावह था। जैक के मामले की जांच हमें उस दौर के लंदन में ले जाती है जब व्हाइट चैपल में करीब 62 वेश्यालय थे और हजारों महिलाएं सेक्स वर्कर के रूप में काम करती थीं। हजारों आयरिश प्रवासियों के इंग्लैंड पहुंचने के बाद सामाजिक तनाव और बढ़ गया था। फिर साल 1882 में बड़ी संख्या में जूइश शरणार्थी ईस्टर्न यूरोप से भागकर इंग्लैंड आने लगे। जरूरत से ज्यादा भीड़ के कारण व्हाइट चैपल लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। इन हालात ने बड़े पैमाने पर शराब की लत, गरीबी, वेश्यावृत्ति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में एक भयानक बढ़ोतरी को जन्म दिया। जैक की हत्याओं के साथ साथ लूटपाट और हमलों के मामले भी तेजी से बढ़ गए थे। पूरा इलाका क्रूरता और चरित्रहीनता के पहले से भी ज्यादा गहरे दलदल में बदल चुका था और इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब तक हमने भले ही 5 हत्याओं का जिक्र किया है, लेकिन उसी दौर में पूरे लंदन में दर्जनों दूसरी महिलाएं भी ऐसी ही हालत में मिल रही थीं। इतिहास, प्रेस और पुलिस का ध्यान उनमें से सिर्फ कुछ पर गया। उन्हीं में से एक आयरिश महिला थी जिसे डार्क मैरी या मैरी जेन केली के नाम से जाना जाता था। कहानी के इस मोड़ पर यही महिला उस हत्यारे का अगला शिकार बनने वाली थी। 8 नवंबर 1888 की सुबह मैरी जेन केली के ऊपर वाले कमरे में रहने वाली एलिजाबेथ प्रेटर की नींद उसकी बिल्ली ने खोल दी। सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच उसे नीचे वाले कमरे से कराहने जैसी आवाज़ सुनाई दी। प्रेटर ने बाद में बताया कि वो देखने नहीं गई क्योंकि उस इलाके में ऐसी आवाज़ें सुनाई देना आम बात थी। एक दूसरी पड़ोसी सारा लुइस ने भी कथित तौर पर कराह के साथ मिली हुई एक चीख सुनी थी, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
अगली सुबह केली के मकान मालिक जॉन मैकार्थी ने थॉमस बॉयर को किराया लेने के लिए डॉर्सेट स्ट्रीट पर मौजूद उसके कमरे में भेजा। मौजूदा जानकारी के मुताबिक उसने 6 महीने से भी ज्यादा समय से किराया नहीं दिया था। सुबह करीब 10:45 पर बॉयर ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने कमरे की टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। खिड़की पर लगे कपड़े को एक तरफ हटाने के बाद बॉयर ने एक खौफनाक मंजर देखा। मेरी जेन केली का बेहद बेरहमी से शत विक्षत किया गया शव। बॉयर वापस मैकार्थी के घर गया और उसने जो देखा था उसके बारे में उसे बताया। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन गए, जहां बॉयर को यह बताने में भी मुश्किल हो रही थी कि उसने कमरे के अंदर क्या देखा था। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर वॉल्टर बेक उसकी बातों में सिर्फ जैक द रिपर शब्द ही समझ पाया। बेक बॉयर के साथ कमरे तक गया और खुद उस मंजर को देखने के बाद उसने सर्जन जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स को बुलाया। बाद में लंदन पुलिस के कई विभागों के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिनमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस के रॉबर्ट एंडरसन भी शामिल थे। इतने सारे बड़े अधिकारियों की मौजूदगी के कारण डॉर्सेट स्ट्रीट पर करीब 1000 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो घटनास्थल की एक झलक देखना चाहते थे। भीड़ में मौजूद कई लोग गुस्से में थे। जैक द रिपर ने फिर हमला किया था और इस बार उसकी क्रूरता पहले से भी ज्यादा थी। दोपहर 1:30 बजे दरवाजा तोड़कर खोला गया। अंदर पुलिस ने देखा कि चूल्हे में तेज आग जल रही थी और उसमें महिलाओं के कपड़े पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन का मानना था कि हत्यारे ने केली के कपड़े इसलिए जलाए थे ताकि उसके शरीर को शत विक्षत करते समय कमरे में रोशनी बनी रहे। शव को बाहर निकालने के बाद जोसेफ बार्नेट और जॉन मैकार्थी ने पक्के तौर पर उसकी पहचान मेरी जेन केली के रूप में की। पोस्टमार्टम करीब 2.5 घंटे तक चला और इसे थॉमस बॉन्ड और जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स ने किया। उनकी रिपोर्ट बेहद परेशान करने वाली थी। मौत का कारण गले पर लगाया गया एक गहरा चीरा था, लेकिन सबसे भयानक चोटें उसकी मौत के बाद पहुंचाई गई थीं। उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाली कर दिया गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन को लाश के बगल में रखा गया था। उसके स्तन काटकर हटा दिए गए थे और उसके चेहरे पर कई अनियमित चीरे लगाए गए थे। उसके सिर के पास हत्यारे ने एक स्तन, उसकी किडनियां और गर्भाशय रखा था। उसकी जांघ के कुछ हिस्से कमरे में मौजूद एक टेबल पर मिले थे। हर एक चोट का वर्णन करना लगभग असंभव है। बिस्तर के पास करीब 2 लीटर खून पाया गया था। दीवारों का बड़ा हिस्सा खून से सना हुआ था, जबकि हड्डियों और मांसपेशियों के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। केली के दाएं अंगूठे पर लगा एक छोटा सा घाव इस बात का इशारा था कि उसने थोड़ी देर के लिए खुद को बचाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिखाई देने वाली सभी चोटें पहुंचाने में हत्यारे को करीब 2 घंटे लगे होंगे। बॉन्ड और फिलिप्स को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसे शरीर की बनावट की कोई खास जानकारी थी, क्योंकि उसके लगाए गए चीरों में किसी तरह का तकनीकी कौशल दिखाई नहीं देता था। आधिकारिक जांच में फैसला दिया गया कि यह किसी अज्ञात व्यक्ति या अज्ञात लोगों द्वारा जानबूझकर की गई हत्या थी। थॉमस बॉन्ड इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरी एन निकल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज और मेरी जेन केली, इन सभी की हत्या एक ही हत्यारे ने की थी। मेरी की हत्या के बाद मिले उस भयावह मंजर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर चार्ल्स वॉरेन ने हत्यारे की पहचान बताने वाले किसी भी साथी अपराधी को माफी देने की पेशकश की, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। मेरी डैनियल केली को उसकी मौत के करीब 10 दिन बाद लेटनस्टोन के सेंट पैट्रिक्स रोमन कैथोलिक सेमेट्री में दफनाया गया। जॉन मैकार्थी ने यह सुनिश्चित किया कि उसे चर्च के सभी धार्मिक संस्कार दिए जाएं। अंतिम संस्कार में जोसेफ बार्नेट, मैरी को जानने वाली 6 महिलाएं और मैकार्थी की ओर से आया एक आदमी शामिल हुआ। कई दूसरे लोग दूर खड़े होकर यह सब देखते रहे। बाद में उसकी कब्र पर ये शब्द लिखे गए, In loving memory of Mary Janet Kelly, none but lonely hearts can know my sorrow. Love lives forever.
इतिहासकारों के अनुसार यहीं पर जैक का खूनी सिलसिला खत्म हुआ था, लेकिन इसके बाद भी पूरे लंदन में कई संदिग्ध मौतें होती रहीं। 20 दिसंबर 1888 को सेक्स वर्कर रोज माइलेट गला घोटे जाने के बाद मृत मिली। मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी मौत को हादसा माना क्योंकि वहां संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, लेकिन जांच करने वाली जूरी का मानना था कि उसकी हत्या हुई थी। एलिस मैकेंजी का शव 17 जुलाई 1889 को मिला। उसकी एक धमनी बाईं ओर से दाईं ओर काटी गई थी और उसके पेट पर कई घाव थे। शुरुआत में उसकी हत्या को जैक द रिपर की हत्याओं से जोड़ा गया था, लेकिन आखिरी रिपोर्ट में इस संबंध को अनिश्चित माना गया। यह हत्या बाकी हत्याओं जैसी लगती थी, लेकिन हो सकता है कि यह किसी नकलची हत्यारे का नाकाम हमला रहा हो। पेट पर किए गए घाव कम गंभीर थे, जिससे लगता था कि हत्यारे को पूरी तरह पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। जैसे जैसे जैक में लोगों की दिलचस्पी कम हुई, उसकी पीड़िताओं को भी भुला दिया गया। फिर 10 सितंबर 1889 को व्हाइट चैपल की पिंचन स्ट्रीट पर एक औरत का धड़ मिला। उस पर कई घाव थे, जिनसे लगता था कि उसे पीटा गया था, जबकि उसके पेट को कम गंभीर तरीके से क्षत विक्षत किया गया था। पुलिस कभी उसकी पहचान नहीं कर पाए और उसके शरीर के बाकी कटे हुए हिस्से भी कभी नहीं मिले। इस धड़ को 1888 में मिले एक दूसरे धड़ से जोड़ा गया, जो जैक की हत्याओं के सबसे सक्रिय दौर में उस समय बन रही एक हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के अंदर मिला था। सबसे ज्यादा यकीन की जाने वाली थ्योरी ये है कि उसी दौर में कोई दूसरा सीरियल किलर भी सक्रिय था। इतिहासकार अक्सर इन दोनों मामलों को 1873 और 1874 में मिले दूसरे कटे हुए धड़ों से भी जोड़ते हैं। 13 फरवरी 1892 को सेक्स वर्कर फ्रांसिस कोल्स पर एक रेलवे लाइन के पास हमला हुआ। उसका गला जैक की पीड़िताओं की तरह काटा गया था, लेकिन शरीर को गंभीर रूप से क्षत विक्षत न किए जाने के कारण उसकी मौत को जैक की हत्याओं से नहीं जोड़ा गया। फ्रांसिस की बाद में अस्पताल में मौत हो गई और पुलिस का मानना था कि हत्यारा शायद सिर्फ गुस्से में हमला करने वाला कोई आदमी था। जेम्स सैडलर नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और जैक द रिपर की हत्याओं के संबंध में भी उसकी जांच की गई, लेकिन करीब 1 महीने बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद जैक का नाम एक दंत कथा बन गया और किसी दूसरी मौत को उससे नहीं जोड़ा गया। उसके अचानक गायब हो जाने से नई थ्योरीज और नए राज पैदा हुए। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या फिर उसे किसी छोटे अपराध के लिए जेल भेज दिया गया। सच जो भी हो, बहुत से लोग इस बात से सहमत हैं कि जैक ने अपनी मर्जी से हत्याएं करना बंद नहीं किया होगा। जैक द रिपर की पहचान को लेकर सबसे मशहूर दावों में से एक शर्ली हैरिसन की 1993 में प्रकाशित किताब द डायरी ऑफ जैक द रिपर से आया था। इस किताब में डायरी की कई एंट्रीज पेश की गई हैं, जिन्हें कथित तौर पर कॉटन ट्रेडर जेम्स मेब्रिक ने लिखा था और जिनमें उसने खुद को हत्यारा बताया था। साल 1888 में जेम्स को पता चला कि उसकी पत्नी फ्लोरेंस मेब्रिक का एल्फ्रेड ब्रायली के साथ अफेयर चल रहा था। पूरी डायरी में उसने उन दोनों के प्रति गहरी नाराजगी और नफरत जाहिर की थी। माना गया कि इसी धोखे ने उसे हत्याएं शुरू करने के लिए उकसाया था। जेम्स ने जैक द रिपर से जुड़ी 5 हत्याओं का जिक्र किया और दावा किया कि अखबारों में छपी चिट्ठियां भी उसी ने भेजी थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस डायरी का अजीब इतिहास है। बताया जाता है कि यह डायरी पहले मेब्रिक के घर की अटारी में एक इलेक्ट्रिशियन को मिली थी, जिसके बाद ये माइकल बैरेट तक पहुंची और उसने इसे शर्ली हैरिसन को सौंप दिया। हैरिसन ने इसकी असलियत की जांच के बारे में डिटेल में लिखा, लेकिन अपने शक और खोज पर ध्यान देने के बजाय वो बार बार यही साबित करने की कोशिश करती रही कि डायरी असली थी। उसने कुछ कथित सबूत भी पेश किए, जिनमें एक ऐसी घड़ी शामिल थी जिस पर जेम्स मेब्रिक के नाम के शुरुआती अक्षर और जैक की 5 पीड़िताओं के शुरुआती अक्षर खुदे हुए थे। आखिर में रीडर्स को खुद तय करना पड़ता है कि वे किस बात पर विश्वास करना चाहते हैं। इस एपिसोड में हम किताब के कई हिस्सों पर ध्यान देंगे। एक एंट्री में जेम्स ने कथित तौर पर लिखा था, समय बहुत धीरे बीत रहा है, अपना काम शुरू करने की हिम्मत जुटाना अभी बाकी है। इसके बाद उसने लिखा,
पहले सभी वेश्याओं को तकलीफ सहनी होगी, और मेरे भगवान, मैं उन्हें कितनी तकलीफ दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे दी है। ध्यान से पढ़ने पर साफ दिखाई देता है कि लेखक हमें एक ऐसी वजह की तरफ ले जाने की कोशिश करता है जो उस हत्यारे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आसान लगती है, जिसकी पहचान इतनी भयानक हिंसा से जुड़ी हुई थी। इसके बाद हम डायरी के आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां जेम्स ने दावा किया था कि फ्लोरेंस को उसके किए के बारे में पता चल गया था और वो प्रार्थना कर रहा था कि फ्लोरेंस उसकी जान ले। ये काम बहुत आसान होगा, उसे मेरी दवा के बारे में पता है, बस दवा की 1-2 खुराकें ज्यादा देनी होंगी और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने 3 मई 1889 की इस एंट्री को इन शब्दों के साथ खत्म किया, तुम्हारा अपना जैक द रिपर। 8 दिन बाद जेम्स की मौत हो गई। उसके बच्चों को उसकी मौत संदिग्ध लगी, इसलिए शव का पोस्टमार्टम किया गया। जांच में उसके शरीर के अंदर आर्सेनिक की ओवरडोज मिली, जिससे शक पैदा हुआ कि उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद फ्लोरेंस मेब्रिक पर अपने पति की हत्या का मुकदमा चला और उसे दोषी पाया गया। इस मुकदमे के कारण पूरे देश में भारी गुस्सा फैल गया था। शुरुआत में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में ये सज़ा बदल दी गई और उसने 14 साल जेल में बिताए। कैद के कारण उसकी मानसिक हालत बुरी तरह बिगड़ गई, लेकिन 1904 में रिहा होने के बाद फ्लोरेंस ने अपनी बेगुनाही के बारे में भाषण और पब्लिक स्पीच देकर अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की। साल 1941 में उसकी मौत हो गई। उस समय वो अकेली थी और बेहद गरीबी में जी रही थी। साल 2015 में लेखक ब्रूस रॉबिन्सन ने एक किताब पब्लिश की, जिसमें उसने दावा किया कि असली हत्यारा जेम्स का भाई माइकल मेब्रिक था। हालांकि उसकी थ्योरी को आमतौर पर पूरी तरह अनुमान पर आधारित माना जाता है। हाल के समय में लिवरपूल के गेट एकर स्कूल में हिस्ट्री के टीचर और डिप्टी हेड क्रिस जोन्स ने द मेब्रिक मर्डर एंड द डायरी ऑफ जैक द रिपर द एंड गेम नाम की किताब लिखी। इस किताब में वो फ्लोरेंस को अपने पति की हत्या के आरोप से और जेम्स मेब्रिक को जैक द रिपर के अपराधों से गलत तरीके से जोड़े जाने के आरोप से पूरी तरह बरी साबित करने का वादा करता है। एक और अहम संदिग्ध जेम्स केली था। अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में उसे 1883 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जनवरी 1888 में वो ब्रोडमूर असाइलम से भाग निकला। जांच के दौरान अधिकारी जेम्स की तलाश कर रहे थे और उसे एक मजबूत संदिग्ध मानते थे। हालांकि वो 1927 तक फरार रहा, जब वो अपनी मर्जी से वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल में लौट आया। उन सालों के दौरान उसने क्या किया था, ये उसने कभी नहीं बताया। जांचकर्ताओं का मानना है कि जेम्स शायद फर्नीचर पर कपड़ा चढ़ाने का काम करता था, जिसमें चाकुओं का इस्तेमाल करना पड़ता था। कई लोग उसे प्रमुख संदिग्धों में से एक मानते हैं, क्योंकि खबरों के मुताबिक उसने ऐसे नोट्स लिखे थे जिनमें सेक्स वर्कर्स के प्रति हिंसक विचार व्यक्त किए गए थे। न्यूयॉर्क में भी एक सेक्स वर्कर की हत्या उसी तरह की गई थी जैसे जैक द रिपर की पीड़िताओं की, और माना जाता है कि फरार रहने के दौरान जेम्स वहीं छिपा हुआ था। आखिरकार 1929 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मौत हो गई। लेखक रॉबर्ट स्टीफनसन को भी एक संभावित संदिग्ध माना गया था, खासकर उन चिट्ठियों के सिलसिले में। 1888 में हत्याएं शुरू होने के समय वो खुद व्हाइट चैपल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था और हत्याएं रुकने पर वहां से निकल गया। हालांकि रॉबर्ट को कोई खास भरोसेमंद संदिग्ध नहीं माना जाता, फिर भी कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि शायद उसने चिट्ठियां लिखने में मदद की थी और जैक की कुख्याति बढ़ाने में भी उसका हाथ था। एक और संदिग्ध क्वीन विक्टोरिया का पोता प्रिंस एल्बर्ट विक्टर था। कुछ लोगों का मानना है कि वो इसमें शामिल था, लेकिन ये आज भी इस मामले से निकली सबसे बेतुकी थ्योरीज में से एक है। आज इस सूची में करीब 2 दर्जन संदिग्ध शामिल हैं, इसलिए हम हर एक की जांच नहीं करेंगे। अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी और सबसे संभावित संदिग्ध पर आते हैं, एरन कोज़मिन्स्की। लेकिन उससे पहले हमें जैक द रिपर की उस प्रोफाइल पर बात करनी होगी जिसे बनाने की जिम्मेदारी एक्स FBI एजेंट जॉन डगलस को दी गई थी। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, बिहेवियरल साइंस यूनिट में अपने काम के जरिए डगलस FBI के अंदर एक दिग्गज नाम बन गए थे। इस यूनिट को आज इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट यूनिट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने और कई दूसरे एजेंट्स ने सैकड़ों हिंसक अपराधियों के इंटरव्यू लिए और वेन विलियम्स तथा रॉबर्ट हैंसन जैसे सीरियल किलर्स को पकड़ने में मदद की। जुलाई 1988 में डगलस को FBI के नेशनल सेंटर फॉर द एनालिसिस ऑफ वायलेंट क्राइम के लिए जैक की एक पूरी प्रोफाइल लिखने का काम सौंपा गया। पूरी रिपोर्ट FBI की वेबसाइट पर मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने लंबे अनुभव के आधार पर डगलस ने लिखा,
जैक शायद ऐसे परिवार से आया था जहां एक दबंग माँ का बहुत ज्यादा कंट्रोल था और पिता कमजोर, चुप रहने वाला या फिर घर से गायब था। उसकी माँ शायद बहुत ज्यादा शराब पीती थी और अक्सर मर्दों को घर लाती थी। इसकी वजह से उसे लगातार देखभाल नहीं मिली और उसकी जिंदगी में कोई समझदार वयस्क आदर्श भी नहीं था। वो सामाजिक रूप से लोगों से कटता गया और उसके अंदर दूसरों के लिए बहुत कम भावनात्मक चिंता रह गई। उसने अपना गुस्सा अंदर ही दबा कर रखा और शायद कम उम्र में आग लगाकर तथा छोटे जानवरों को तकलीफ देकर अपनी विनाशकारी इच्छाएं जाहिर की। इन हरकतों के जरिए उसने अपने अंदर बढ़ते दबदबे, ताकत और कंट्रोल की भावना को पहचाना। उसे बिना पकड़े या सजा पाए क्राइम करने की आदत भी हो गई। वो शायद ऐसा काम ढूंढता जहां वह अकेला रह सके और अपनी विनाशकारी कल्पनाओं को पूरा कर सके। हो सकता है उसने कसाई, अंतिम संस्कार कराने वाले के सहायक, कोरोनर के सहायक या अस्पताल के अटेंडेंट के रूप में काम किया हो। वो शायद सोमवार से शुक्रवार तक काम करता था, जिससे शुक्रवार की रात, शनिवार और रविवार खाली रहते थे। वो अपनी सुरक्षा के लिए चाकू साथ रखता था और मानता था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह तैयार रहेगा। इस तरह की शक भरी सोच की एक वजह उसकी खुद को लेकर खराब राय थी। हो सकता है उसके शरीर में किसी तरह की तकलीफ भी रही हो। उस समय साफ सफाई की हालत बहुत खराब थी और यौन रोगों का सही इलाज भी नहीं मिलता था। इसलिए हो सकता है कि वह किसी बीमारी का शिकार रहा हो। अगर ऐसा था तो शायद इसी वजह से उसके मन में औरतों के प्रति नफरत और भी बढ़ गई होगी। जैक शायद आसपास के पब्स में शराब पीता था। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो ज्यादा सहज हो जाता था और उसके लिए बातचीत करना आसान हो जाता था। पुलिस और आम लोगों ने पहले से ही अपने दिमाग में एक तस्वीर बना रखी थी कि जैक द रिपर कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि वे किसी अजीब या डरावने आदमी की उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया हो या संदिग्ध मानने से इनकार कर दिया हो। पूरी रिपोर्ट में डगलस का कहना है कि चिट्ठियां शायद असली जैक ने नहीं लिखी थी। उनका मानना है कि जैक को पता रहा होगा कि ये हत्याएं पूरी दुनिया का ध्यान खींचेंगी, लेकिन अगर वो लोगों से आसानी से घुल मिल नहीं पाता था और उसका बर्ताव भी ठीक नहीं था तो उसके लिए पुलिस से संपर्क करना मुश्किल होता। डगलस के अनुमान के अनुसार जैक की उम्र 20 से 35 साल के बीच थी। उनका मानना था कि हत्यारे को इतना जवान होना जरूरी था कि वह उम्र दराज औरतों को आकर्षित कर सके और उन्हें अपने साथ उन खुली जगहों तक ले जाने के लिए मना सके जहां उनकी हत्या की गई। जैक शायद किसी अमीर जवान आदमी की तरह कपड़े भी पहनता था, जिससे उसे अपनी पीड़िताओं के साथ ज्यादा देर तक बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन विशेषताओं से मेल खाने वाले लोगों में एरन कॉज़मिंस्की ने इन्वेस्टिगेटर्स का काफी ध्यान खींचा है। व्हाइट चैपल की हत्याओं के समय एरन 23 साल का एक इमिग्रेंट था जो 1880 के दशक में लंदन आया था। हत्यारे की तलाश में शामिल एक जांचकर्ता ने कॉज़मिंस्की नाम की एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि वो लंदन के निचले वर्ग के यहूदी समुदाय से था और व्हाइट चैपल में रहता था। दिलचस्प बात यह है कि उसका पेशा नाई लिखा गया था। बची हुई जानकारियों के अनुसार एरन औरतों से नफरत करने वाला आदमी था और गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था। जांच के पुराने नोट्स, जो अब लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस क्राइम म्यूजियम में रखे हैं, उसके बारे में कहते हैं, उसे औरतों से बहुत गहरी नफरत थी और उसके अंदर हत्या करने की मजबूत प्रवृत्तियां थीं। एरन की मौत 53 साल की उम्र में उन कई मेंटल हॉस्पिटल्स में से एक में हुई जहां उसे सालों के दौरान बंद रखा गया था। वो यौन रूप से असंतुलित आदमी था, जिसे पकड़ना पुलिस के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसकी शिकार बनने वाली महिलाएं संभवतः सेक्स वर्कर्स होती, क्योंकि नियमित रूप से उसका सामना सिर्फ उन्हीं महिलाओं से होता था। जॉन का मानना है कि जांच के दौरान पुलिस ने शायद हत्यारे से पूछताछ की थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने एरन कॉज़मिंस्की से की थी। उनका यह भी कहना है कि ऐसी चोटें पहुंचाने के लिए जैक को मेडिकल या सर्जरी की जानकारी की ज़रूरत नहीं होती। जेफरी डामर, एड गैन और एडमंड केम्पर सहित दूसरे सीरियल किलर्स के मामले भी इस बात को मजबूत करते हैं। अब हम आते हैं आज के समय में। शोधकर्ता रसल एडवर्ड्स ने एक ऐसे शॉल की जांच की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पीड़िता कैथरीन एडोज का था। एडवर्ड्स के अनुसार शॉल पर मिले कुछ निशानों को कैथरीन से जोड़ा गया, जबकि उस पर मिले बायोलॉजिकल सैंपल्स को संदिग्ध एरन कॉज़मिंस्की से जोड़ा बताया गया। इस परिकल्पना ने कॉज़मिंस्की को एक बार फिर जैक द रिपर की पहचान को लेकर चल रही बहस के केंद्र में ला दिया। इस थ्योरी पर तब और ज्यादा ध्यान गया जब कैथरीन एडवोज के परिवार के सदस्यों ने नई जांच की मांग की।
ताकि कॉज़मिंस्की को आधिकारिक तौर पर हत्यारा घोषित किया जा सके। लेकिन इसमें एक समस्या है। इस शॉल के असली सोर्स, उसे सुरक्षित रखने के तरीके और इतने सालों के दौरान वो किन किन लोगों के पास रहा, इन सब को लेकर गंभीर सवाल अब भी मौजूद है। इस कपड़े से जुड़ी साइंटिफिक स्टडी पर भी साल 2024 में औपचारिक रूप से चिंता जताई गई थी, जिससे ये दावा और कमज़ोर हो गया कि ये सबूत इस मामले को सुलझा सकता है। सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है कि एरन कॉज़मिंस्की अब भी सबसे मजबूत संदिग्धों में से एक है। आखिरकार जैक द रिपर के अपराधों ने व्हाइट चैपल में रहने की खराब परिस्थितियों को लेकर बड़े पैमाने पर बहस शुरू कर दी। बाद में कई जगहों को गिरा दिया गया या दोबारा विकसित किया गया, जबकि साल 1888 की घटनाओं से जुड़े दस्तावेज और जानकारी सुरक्षित रखने के लिए म्यूजियम बनाए गए। बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों में जैक एक डरावना नाम बन गया और लंबे समय तक उसे उच्च वर्ग द्वारा निचले वर्ग पर की गई हिंसा के उदाहरण के रूप में दिखाया गया। उसकी पहचान को लेकर थ्योरीज आज भी सामने आती रहती हैं, लेकिन अगर कभी उसकी असली पहचान सामने आ भी गई तो शायद उस खोज को उम्मीद से कम ध्यान मिले। अगर उस समय उसे पकड़ लिया गया होता और उसकी पहचान सामने आ गई होती तो शायद वो इतिहास का सिर्फ एक और हत्यारा बनकर रह जाता। लेकिन जैक द रिपर को अब तक का सबसे मशहूर अपराधी बनाने वाली बात यही है कि उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई।